गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। विजन आईएएस इमेजिन का हम लोग को टॉपिक कंप्लीट करना है मंथली, और इसका फर्स्ट जो टॉपिक था मात्र ज़्यादा नहीं 30 मिनट 20 मिनट का ही वीडियो रहेगा। और इसका जो फर्स्ट टॉपिक था उसको कंप्लीट किया जा चुका है। सेकेंड है भारत में शहरीकरण। इसके पहले वित्त आयोग 16वां वित्त आयोग का गठन हुआ था, उसको बहुत अच्छे से डिटेल में हम लोग पढ़े हैं। और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे भारत में शहरीकरण। अगर हम लोग 20-25 मिनट भी डेली करते हैं तो ये मैगजीन जो है 1 मंथ में खत्म हो जाएगा। बस कंटिन्यूटी बना करके रखना है, और आधा घंटा डेली काफी है एक मैगजीन पढ़ने के लिए, और आधा घंटा रिविजन करने के लिए, अर्थात कि एक मैगजीन के लिए 1 घंटा पर डे सफिशियंट है। और उसमें एक एडिटोरियल भी हम लोग को पढ़ देना है, ठीक है। आधा घंटा 20-25 मिनट मैगजीन पढ़ने के बाद एक एडिटोरियल पढ़ेंगे हम लोग दृष्टि आईएएस या किसी के साइट पे जा करके। तो ऐसे दोनों साथ में हो जाएगा। भारत में शहरीकरण, अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया इन इंडिया। तो यह सुर्खियों में क्यों रहा है? क्योंकि जो भी बजट पेश हुआ है 26-27 का, उसमें शहरी स्थानीय निकाय ALBS के लिए बजटीय प्रावधानों को प्राथमिकता दी गई है। इसलिए शहरों के दीर्घकालिक विकास की दिशा पे जो है महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, अर्थात कि बजट 2026-27 में शहरीकरण पर जोर दिया गया है। तो बजट घोषणा के मुख्य बिंदु कौन कौन से थे? तो देखिए, हम लोग बस कीवर्ड ज्यादा फोकस करेंगे, बाकी डिटेल में थोड़ा सा जान लें कि ये क्या था। तो पहला फोकस था शहरी आर्थिक क्षेत्रों का विकास, ठीक है। शहर का जो आर्थिक, क्योंकि शहर का अगर आर्थिक क्षेत्र विकास होगा तो ऑटोमेटिक जो है शहरीकरण हो जाएगा। तो इसके तहत जो है कि वही है कि उनकी आर्थिक क्षमता बढ़ाना होगा। उनके लिए सरकार किस प्रकार से आर्थिक क्षमता बढ़ाएगी? तो ग्रोथ ड्राइवर्स के आधार पे, ठीक है, समृद्धि के कार्य या ग्रोथ ड्राइवर्स के आधार पे। इसके लिए प्रति CER 5 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन करने का भी प्रावधान किया गया है। CERS जो है शहरी आर्थिक क्षेत्र जो है उसमें 5,000 करोड़ का निवेश का प्रावधान है। CERS इकोनॉमिक रीजनल और सिटी, हाँ, CERS सिटीज इकोनॉमिक रीजन, शहरी आर्थिक क्षेत्र। तो इसमें क्या होगा कि शहरों को केवल प्रशासनिक इकाई के रूप में प्रबंधित नहीं किया जाएगा, इसके बजाय उन्हें बल्कि एकीकृत आर्थिक प्रणाली के रूप में भी नियोजित किया जाएगा। एकीकृत आर्थिक प्रणाली, ठीक है। फिर है Tier 1 Tier 3 शहर और मंदिर की नगरी पर ध्यान की जाएगी। तो मतलब शहरीकरण का भी एक हायरार्की तय की गई है, जिसमें Tier 2 और Tier 3 का बात किया गया है। जो Tier 2 और Tier 3 जो है वो शहर में मंदिरों की नगरी पर ध्यान दिया गया है। मंदिरों की नगरी पे ध्यान दिया गया। तो मंदिरों की नगरी पे ध्यान दिया गया। इसमें बजट में जो है 5 लाख रुपया या 0.5 मिलियन से अधिक आबादी वाले Tier 2 और Tier 3 शहरों को विकास करने पे जोर दिया गया है। तो 5 लाख से जहाँ आबादी ज्यादा होगा। इसके अलावा मंदिरों की जो नगरी है, जो शहर मंदिरों की नगरी, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, वहां पे जहाँ जगन्नाथ मंदिर है वहां पे, तो उन सबको अलग से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर उनका विकसित होगा। फिर है नगर निगम बॉन्ड के लिए प्रोत्साहन। यहाँ पे देखिए और क्या क्या यहाँ पे पहल किया गया है शहरी विकास के लिए, वो है। इसके अलावा जो है नगर निगम बॉन्ड के लिए प्रोत्साहन राशि तय की गई है। तो नगर निगम बॉन्ड के लिए बजट में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के एकल निर्गम पर 100 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। फिर 16वें वित्त आयोग द्वारा अनुदान देने का भी बात किया गया है। तो बजट में वर्ष 2026-27 में जो है शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकाय और आपदा प्रबंधन के लिए 16वें वित्त आयोग में प्रावधान किया गया है कि विशेष रूप से अनुदान दी जाएगी आपदा प्रबंधन और स्थानीय निकाय के विकास के लिए।
इसके अलावा यूनिवर्सिटी और टाउनशिप का निर्माण किया जाएगा। तो हम लोग अभी क्या क्या सीखे कि शहरीकरण पर ध्यान देने के लिए जो मंदिरों का शहर है उनके अवसंरचना को अच्छे से विकसित किया जाएगा। CERTS पे फोकस किया जाएगा। शहरी आर्थिक क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। 5 सालों में 500 करोड़ रुपए खर्च निवेश का बात किया जाएगा। इसके अलावा 16वें वित्त आयोग के तहत जो स्थानीय निकाय है जो आपदा प्रबंधन करता है उनको तो वित्तीय सहायता देने की बात किया ही गया था, तो वो होगा। नगर निगम बॉन्ड वगैरह दिया जाएगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी टाउनशिप का निर्माण भी होगा। तो ये बात भी कहा गया था कि औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के पास 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाया जाएगा। जहां पर औद्योगिक लॉजिस्टिक कॉरिडोर होगा वहां पे 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप होगा। इससे जो है शहर और ज्यादा विकास करेगा। तो यूनिवर्सिटी टाउनशिप का निर्माण फोकस करना है हम लोगों को कीवर्ड पे कि क्या शहरीकरण के विकास के लिए क्या क्या करेगा सरकार। तो यूनिवर्सिटी टाउनशिप का विकास करेगा। CERTS को बढ़ावा देगा। मंदिरों की नगरी को इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेगा। और फिर 16वें वित्त आयोग के तहत आपदा प्रबंधन और स्थानीय निकाय को भी राहत मिलेगा। चैलेंज मोड है जो उसके माध्यम से कार्यान्वयन किया जाएगा। तो चैलेंज मोड क्या है, तो इसके तहत जो हो जाएगा शहर और राज्य अपने विकास के लिए यूनिवर्सिटी टाउनशिप योजना को लागू करने के लिए चैलेंज रूट या प्रतिस्पर्धात्मक मार्ग के माध्यम से वित्त पोषण प्राप्त करेंगे। और इसके लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे कि मतलब जो अच्छा रहेगा उनको ज्यादा मिलेगा। तो वो आपस में जो है प्रतिस्पर्धा करेंगे और यह सुनिश्चित करेगा कि वित्तीय सहायता प्राप्त प्रत्यक्ष तौर पर संरचनात्मक सुधार परिणामों से जुड़ी हो, ताकि ऐसा ना हो कि वित्तीय सहायता लेकर के वो आपस में प्रतिस्पर्धा ना करे और उसका कोई उचित है जो फल ना निकले। तो इसलिए आपस में चैलेंज मोड के तहत जो है अर्बन चैलेंज मोड के तहत आपस में राज्य शहर प्रतिस्पर्धा भी करेंगे। अर्बन चैलेंज मोड सुधार आधारित शहरी योजनाओं को सहायता के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी गई है। फिर भारत में शहरीकरण, ये वाला पॉइंट तो छूट गया। शहरी विकास के लिए अन्य पहल, तो अन्य पहल और क्या क्या हो सकता है, तो जैसे कि बहुत सारी योजनाएं हैं तो उनका यहाँ पे जिक्र किया गया है। जैसे कि स्मार्ट सिटीज मिशन तो था ही, तो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत टिकाऊ और स्वच्छ वातावरण बनाना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, तो इसके तहत घर मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण होगा। इसके अलावा नीति आयोग का शहरीकरण प्रबंधन, तो नीति आयोग भी शहरीकरण के प्रबंधन के लिए आर्थिक रूप से और डेटा आधारित नीतिगत सुझाव देगा, क्योंकि नीति आयोग के पास सारा देश के डेटा है। तो वह डेटा के आधार पे जो है नीति बनाना चाहिए शहरीकरण के विकास के लिए सुझाव दे सकता है। तो नीति आयोग का है जो वो शहरीकरण प्रबंधन के लिए सुझाव होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना होगा। स्मार्ट सिटीज मिशन भी अपनाया जा रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, क्योंकि रोजगार भी लोगों को चाहिए, तो जो शहर के गरीब परिवार हैं उनके लिए आजीविका मिशन है। इसके अलावा जो है स्वच्छ भारत मिशन शहरी, तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत व्यवस्थित और साफ सफाई और अपशिष्ट प्रबंधन के दिशा में बदलाव को भी गति दे रहा है। अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत जो है, इसका उद्देश्य है कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया जाए। तो अमृत मिशन के तहत अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन के तहत शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार करना। ठीक है। भारत में शहरीकरण, भारत की जनगणना के अनुसार किसी बस्ती को शहरी बस्ती के रूप में वर्गीकृत करने के लिए 3 शर्तों का पूरा होना अनिवार्य है। तो भारतीय जनगणना के अनुसार जो है कोई भी बस्ती अगर है तो उसको शहरी बस्ती बनाना है तो उसके लिए 3 शर्त का होना बहुत आवश्यक है। तो भारत की जनगणना के अनुसार किसी बस्ती को शहरी बस्ती के रूप में वर्गीकृत करने के लिए 3 शर्तों का पूरा होना अनिवार्य है। कौन कौन सा? तो पहला है कि बस्ती की जनसंख्या 5000 से अधिक होना चाहिए। पुरुष कार्यबल का कम से कम 75% हिस्सा गैर कृषि कार्य में नियोजित होना चाहिए। जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होनी चाहिए।
तब जाकर के वो शहरी बस्ती होगा। फिर है कि उन कस्बों को भी शामिल किया गया है जिन्हें प्रशासनिक रूप से संवैधानिक कस्बों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, संवैधानिक रूप से। इसके अलावा जनगणना आधारित परिभाषा के अनुसार भारत में शहरीकरण की गति धीमी हो रही है। तो शहरीकरण की गति धीमी हो रही है। किन शहरों को शामिल करना है? कस्बों को तो जिनकी आबादी 5,000 हो, कम से कम 400 से अधिक घनत्व हो और 75% पुरुष गैर कृषि कार्य में शामिल हो। हालांकि इन सब बातों की स्वीकार्यता अब बढ़ रही है और शहरीकरण को मापने के लिए परिवहन, श्रम का बाजार, घनत्व, निर्मित क्षेत्र और कृत्रिम रोशनी डेटा, नाइट टाइम लाइट डेटा का उपयोग किया जाना चाहिए। ये रिपोर्ट आया है आर्थिक समीक्षा 2025-26 कि शहरीकरण हुआ है कि नहीं, इसको इस बात पे पैमाने पे नापा जाना चाहिए कि वहाँ पे श्रम उपलब्धता है कि नहीं, वहाँ पे जो है घनत्व क्या है, वहाँ पे परिवहन साधन उपलब्ध है कि नहीं, और रात में वहाँ पे जो है लाइट या डेटा उपलब्ध है कि नहीं। ये बात है आर्थिक समीक्षा। इसके अलावा जनगणना फाउंडेशन कि भारत की शहरी प्रणालियों का वार्षिक सर्वेक्षण किया जाता है। भारत की शहरी प्रणालियों का वार्षिक सर्वेक्षण और यह रिपोर्ट जनगणना फाउंडेशन बताता है कि भारत जनगणना के आंकड़ों की तुलना में कहीं अधिक शहरीकृत हो सकता है। भारत जो है जनगणना के आंकड़ों की तुलना में कहीं अधिक शहरीकृत हो सकता है। यूरोपीय आयोग के ग्रुप ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशंस के ग्लोबल ह्यूमन सेटलमेंट लेयर के सैटेलाइट आंकड़ों के अनुसार 2015 में भारत में शहरीकरण का अनुपात जो है 63% था। कितना था? 63%, जो 2011 की जनगणना के दौरान में यह दर से लगभग दोगुना हो गया था। भारत में शहरीकरण से जुड़ी समस्याएं क्या है? तो ये सारा कीवर्ड इसको फिर से देख लेते हैं कि भारत में शहरीकरण किन किन आधार पर माना जाएगा, मतलब शहरीकरण का पैमाना क्या होगा। तो शहरी बस्ती निर्धारित करना, फिर है शहरीकरण की गति जो है धीमी है। इस आधार पर आर्थिक समीक्षा में बताया गया कि इस आधार पर होगा श्रम, घनत्व, निर्मित क्षेत्र, परिवहन, इस आधार पर होगा। फिर है भारत की रिपोर्ट जो आया था 2023 रिपोर्ट आया था, वो बोल रहा था कि हाँ ठीक है अब शहरीकरण ज्यादा हो रहा है। ठीक है, शहरीकरण का अनुपात 63% है वर्ष 2015 में भारत का, और अभी 2011 में जो है लगभग दोगुना था। 2011 से दोगुना, 2015 में 63% शहरीकरण हो चुका है भारत का। तो भारत में शहरीकरण से जुड़ी समस्याएं क्या क्या है? तो शहरी विरोधाभास है, नया उपनगरीय विस्तार है, सन्निगल, शहरी आवागमन, अपशिष्ट और स्वच्छता, फ्लोर स्पेस इंडेक्स में कमियां, भारतीय शहरों में अनौपचारिकता, रेहड़ी पटरी वाले स्ट्रीट वेंडर्स और अनौपचारिक श्रम, खंडित शासन प्रणाली, महापौर के पास कम अधिकार होना, वित्तीय संसाधन के लिए उच्च निर्भरता, पेशेवर लोगों की कमी, ये सारी चीजें जो हैं इसकी कमियां हैं। चलिए एक बार बढ़िया से पढ़ लेते हैं कमियों को, और फिर शहरीकरण के लिए मतलब उसके क्या क्या पैमाना है, उसके लिए उठाए जाने वाले क्या क्या कदम हैं, और इनके लिए क्या क्या समस्याएं हैं। जो समस्याएं हैं शहरी विरोधाभास, आर्थिक समीक्षा 2026 व इसके अनुसार बोला गया कि बड़ी आबादी होने के बावजूद वैश्विक आर्थिक प्रभाव या बेहतर रहने की स्थिति नहीं मिल पाई, क्योंकि अवसंरचना में निवेश विकास की गति से पीछे रह गया। तो चूंकि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर ही मजबूत नहीं है तो शहरी विकास कहाँ से संभव होगा। आज भी शहरों में रोड और नली और गली वो जो है उच्च गुणवत्तापूर्ण स्तर का नहीं बना है। इसका परिणाम ये हुआ कि जो आबादी थी उसके लाभ कम हो गए, क्योंकि यातायात जाम बढ़ गया और पर्यावरण पर दबाव बढ़ा और अनौपचारिक बस्तियों और रोजगार में वृद्धि हो गई। तो कहीं न कहीं अवसंरचनात्मक विकास जो है उसकी वजह से भी शहरीकरण नहीं हो पाएगा और शहरों में विरोधाभास उत्पन्न हो गया। फिर नया उपनगरीय विस्तार, तो महानगरों का विस्तार अधिकतर बाहर की ओर हो रहा है, जो प्रायः क्या करता है, परिवहन मार्गों का अनुसरण करता है।
जिधर जिधर जैसे जैसे परिवहन होगा वैसे वैसे शहरों का विकास होगा, क्योंकि मुख्य शहर में परिवहन के वो जाम वगैरह रहता है, तो बाहर में परिवहन मिलता है, रोड वगैरह अच्छे से बनती है, तो उधर शहर की तरफ विकास होने लगता है। इस प्रक्रिया में नगर की सीमाओं के बाहर की कृषि भूमि जो है शहरी उपयोग में बदल रही है। तो शहर के बाहर की जो कृषि योग्य भूमि है वो भी जो है शहरी उपयोग में बदल रही है। और चूंकि रोड वगैरह बाहर मिलते हैं तो ये चीजें भी, तो नया उपनगरीय विस्तार भी एक समस्या है। शहरीकरण का विरोधाभास जो था या अवसंरचना में कमी तो था ही, इसके अलावा उपनगरीय विस्तार भी एक समस्या है। उदाहरण के लिए 2011 के अनुसार केरल में शहरीकरण दर 47.7% है, लेकिन डिग्री ऑफ अर्बेनाइजेशन पद्धति के उपयोग करके किए गए स्थानिक विश्लेषण के अनुसार जब नगर सीमा के बाहर के प्रक्रियात्मक शहरी क्षेत्रों को भी शामिल किया जाता है तो यह लगभग 80.8% तक पहुंच जाती है। तो सोचिए लगभग दोगुना, मात्र उसका विकास 47.7 था, लेकिन बाहर के एरिया को देखा जाए शहर से थोड़ा हट के तो वहां भी 80.8% हो गया है। इसके और भी समस्या है शहरी आवागमन। प्रमुख यातायात नगरों में जाम होता है, इससे आर्थिक नुकसान वगैरह होती है। अपशिष्ट और स्वच्छता तो है ही, क्योंकि जहाँ जनसंख्या रहेगी वहाँ स्वच्छता को जो है ध्यान देना जरूरी है। और अवसंरचना में एक चुनौती है, अच्छे से निपटान नहीं है अपशिष्ट का, तो यह संस्थागत और व्यवहारिक चुनौती है, क्योंकि संस्थागत रूप से इसका सही से संचालन नहीं हो पा रहा है। शहरी वार्डों में घर घर जाकर अपशिष्ट संग्रह करने का काम 98% तक पहुंच गया है, लेकिन अपशिष्ट का पृथक्करण निस्तारण की क्षमता है। तो ठीक है, घर घर जा करके कचरा तो एक जगह से कलेक्ट करके एक जगह रखा जा रहा है, किराया जा रहा है शहर के बाहर, परंतु उसका उचित तरीका से निस्तारण या पृथक्करण नहीं हो रहा, इसलिए कुछ एरिया बहुत ज्यादा जो है गंदगी फैला रही है। ये भी एक समस्या है। तो यातायात वाला हो गया, और संरचना के विकास में कमी समस्या हो गया, उपनगरीय विकास में जो है हो रही है वो भी एक समस्या है। फिर है फ्लोर स्पेस इंडेक्स में कमियां। फ्लोर स्पेस इंडेक्स में कमियां, तो फ्लोर स्पेस इंडेक्स में कमियां हो जाएंगी। फिर प्रतिबंधात्मक विकास नियंत्रण, ये जो था FSI मानक भूमि की कृत्रिम कमी उत्पन्न करते हैं। तो फ्लोर स्पेस इंडेक्स भी है, जैसे भूमि की कृत्रिम कमी उत्पन्न होगा, इससे जमीन की कीमतें बढ़ जाती हैं और अवसंरचना सुविधा उपलब्ध कराने की प्रति इकाई लागत में भी वृद्धि हो जाती है, क्योंकि जब भूमि ज्यादा से ज्यादा उपयोग होगा शहरीकरण में तो वहां पे सभी जगह पे अवसंरचना सुविधा उपलब्ध कराना भी अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। FSI वह अनुपात है जो बताता है कि किसी भूखंड पे कितना निर्माण किया जा सकता है। वैसा नहीं कि सारा भूखंड जो है शहरीकरण ही हो जाए तो कृषि योग्य के लिए क्या बचेगा। भारतीय शहरों में अनौपचारिकता, भारतीय जो शहर है वहां पे अनौपचारिकता देखने को मिल रही है। यह तेजी से हो रहे शहरीकरण का एक संरचनात्मक दुष्परिणाम है जो झुग्गी बस्तियों, अनौपचारिक श्रम और अपंजीकृत उद्यमों के रूप में दिखाई देता है। यह स्थिति औपचारिक आवास, सेवा और रोजगार प्रणालियों में मौजूद कमियों के कारण उत्पन्न हो रही है। इसके अलावा रेहड़ी पटरी वाले, स्ट्रीट वेंडर्स और अनौपचारिक श्रम, इन्हें अक्सर बाधाओं के रूप में देखा जाता है जिन्हें हटाया जाना आवश्यक माना जाता है। अनौपचारिक वस्तुओं को उजाड़ने से उनमें अंतर्निहित पूंजी जो है नष्ट हो जाती है, और जैसे कि अवस्थिति या मुख्य केंद्रों से निकटता संबंधित लाभ और सामाजिक संपर्क। खंडित शासन प्रणाली, तो खंडित शासन प्रणाली भी जिम्मेदार है। शहरी स्थानीय जो निकाय हैं उनके बीच विधोरा और सामंजस्य की कमी देखी जाती है। महापौर के पास कम अधिकार होना, अर्थात कि शहरों में कई ऐसे शक्तिशाली मुख्य कार्यकारी का अभाव है जो दीर्घकालिक दृष्टिकोण को प्रभावी ढंग से लागू कर सके। वित्तीय संसाधन के लिए उच्च निर्भरता है। शहरी स्थानीय निकाय पर्याप्त स्वयं के स्रोत से राजस्व सृजित करने के बजाय राज्य की वो संचित निधि से मिलने वाले सहायता अनुदान पे ज्यादा निर्भर करते हैं। तो कहीं न कहीं वो बहुत ज्यादा हाईली रूप से निर्भर होते हैं संचित निधि पे और खुद का संपत्ति अर्जित नहीं करते हैं। भारतीय शहरी अपने स्वयं के स्रोत से
राजस्व के रूप में जीडीपी का 0.6% से भी कम उत्पन्न करते हैं। तो जो शहर है वो सिर्फ 0.6% जीडीपी से भी कम उत्पन्न कर रहे हैं और राज्य के आय पे बोझ मतलब बजट बढ़ा रहे हैं। पेशेवर लोगों की कमी है। योजना निर्माण, डेटा एनालिटिक्स और आधुनिक लेखांकन के क्षेत्र में कुशल कार्यबल की अभी भी भारी कमी है। तो योजना का निर्माण करना, डेटा एनालिटिक्स और आधुनिक लेखांकन में कमी देखने को मिली। इसके अलावा भारत में शहरीकरण में सुधार के लिए उठाए जाने वाले कदम कौन कौन से हैं? तो वही जो कमियां थी उनको ठीक करके हो सकता है ठीक। तो अवसंरचनात्मक कमी थी, अवसंरचनात्मक आधारित विकास को बढ़ावा देना, शहरी अवसंरचना विकास निधि फंड बनाना, ठीक है। टीयर 1 और टीयर 3 शहरों में अवसंरचना विकास के लिए वित्त देना, फिर आवागमन या कनेक्टिविटी में सुधार करना। अब ये नहीं कि शहर के बाहर कर रहे हैं और वहां पे बहुत ज्यादा शहरीकरण हो रहा है। तो नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का विस्तार करना चाहिए ताकि क्षेत्रीय स्तर पर श्रमिकों का आवागमन आसान हो सके और रोजगार के अवसर बढ़े। बस को बेड़े को डिजिटल तकनीक से जोड़ना चाहिए और लंदन सिंगापुर के तर्ज पे कंजेशन प्राइसिंग, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में शुल्क लागू करना चाहिए। अनौपचारिकता का एकीकरण होना चाहिए। बेदखली के बजाय स्थान, मतलब ऐसा नहीं होता है कि चलो जो भी है झुग्गी झोपड़ी या फिर रेहड़ी उनको हटा दिए, तो उसके बजाय बल्कि स्थानीय एकीकरण की नीति अपनानी चाहिए। लेकिन उनको हटा देने पर आर्थिक लाभ होती है, सामाजिक जुड़ाव से उनका कनेक्टिविटी खत्म होती है, श्रम की अनुपलब्धता हो जाएगी। तो स्थानीय एकीकरण की नीति अपनानी चाहिए। सड़कों का निर्माण इस तरह से हो जिसमें अनौपचारिक रूप से रेहड़ी पटरी वालों के लिए जगह सुनिश्चित हो सके। इसका अर्थ है कि अनौपचारिक कामगारों को समस्या मानने के बजाय उन्हें शहर की योजना का एक हिस्सा बनाना चाहिए, रेहड़ी पटरी वालों को। महानगरीय शासन, तो महानगरीय शासन परिवहन भूमि के लिए एकीकृत प्राधिकरण, एकड़ विंडो की जो बात होती है वो करना चाहिए। वास्तविक विकेंद्रीकरण हो। 74वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार 3FS फंड्स, फंक्शन और फंक्शनरीज कर्मचारी, वित्त, कार्य और कर्मचारी। 3FS वित्त, फंड्स, फंक्शन और फंक्शनरीज का बिना शर्त स्थानांतरण स्थानीय निकाय को किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो है राजकोषीय स्वायत्तता होनी चाहिए, राजकोषीय स्वायत्तता। तो स्वयं अपडेट होने वाली संपत्ति, कर व्यवस्था, उपभोक्ता शुल्क, पूंजी, बॉन्ड, ये सब चीजें अच्छे से होना चाहिए। पेशेवर कैडर तैयार होना चाहिए। नगर निगम के लिए विशेष कैडर और प्रदर्शन संबंधित क्षमता निर्माण सुनिश्चित होना चाहिए। व्यवहार परिवर्तन वाला डिजाइन, व्यवहार परिवर्तन नज वाला डिजाइन, सारे डिजाइन को व्यवहार बदलने वाले एक उपकरण के रूप में कार्य करना चाहिए। स्पष्ट मार्किंग हो, संकेत, ये सब चीजें हो। व्यवहार परिवर्तन वाला डिजाइन हो। सुस्पष्ट सड़कें भ्रम को कम करती हैं। सही कदम उठाना स्वाभाविक है। सड़क पर पैदल चलने वाले, साइकिल सवार के अलग स्पष्ट लेन हो और ये नियमों का पालन अच्छे से हो। मोहल्ले की सड़क, नालियां, प्रकाश व्यवस्था ठीक हो। टैक्स देने से संकोच नहीं करते हों। तो ये व्यवहारिक चीजें हैं कि खुद में जैसे होता है समाज के लिए क्या करना चाहिए कि साइकिल, रोड, सबको अपने लेन में जाए, भीड़ भाड़ ना हो, अच्छे से गली मोहल्ले साफ सफाई रहे, वहां पर नलिया वगैरह ठीक हो, लाइट वगैरह। प्रकृति आधारित समाधान, और संरचना को चक्रीय बनाना होगा, जैसे वर्षा जल निकासी को आर्द्र भूमि से जोड़ना और पेड़ों की संख्या बढ़ा के शहरी उष्मद्वीप प्रभाव को कम करना होगा। तो शहरी एक द्वीप से कहा जाता है उष्मद्वीप प्रभाव, तो इसको कम करना होगा। तो शहरी जो है उष्मद्वीप प्रभाव, शहरी उष्मद्वीप प्रभाव को कम करना होगा। तो शहरी उष्मद्वीप प्रभाव को भी कम करना होगा। प्रकृति आधारित समाधान निकालना होगा।
भवन निर्माण नियम जो होंगे उनमें वर्षा जल संचयन, ग्रे वाटर, अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग का निवारण किया जाए। IIM कोझीकोड कैंपस या लुचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में अपनाई गई व्यवस्था से सीख लेनी चाहिए। उदाहरण पे है कि जो घर बन रहे हैं या फिर कोई सरकारी बिल्डिंग्स या कहीं भी, तो वहाँ अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग प्रणाली होना चाहिए, जैसे IIM कोझीकोड में है और कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में चीजें लागू की गई हैं। निष्कर्षतः भारत में शहरीकरण के लिए आवश्यक संस्थागत ढांचा, जो शहरीकरण के लिए संस्थागत ढांचा होना चाहिए, अभी भी मजबूत नहीं है। लेकिन केवल भौतिक निवेश जैसे कि सड़क, पानी, बिजली में ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक मजबूत नागरिक अनुबंध की भी आवश्यकता है, जिससे सरकार और नागरिक दोनों ही जिम्मेदारी तय हो सके और इन दोनों की साझा समृद्धि के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। इस तरह शहरों को इस तरह सशक्त बनाया जाना चाहिए कि वे आर्थिक विकास के केंद्र बने और साथ ही सभी के लिए समावेशी और रहने योग्य भी हो। तो ये सारे हो गए शहरीकरण के हमारे पॉइंट्स सारे। तो हम लोग शहरीकरण टॉपिक भी कंप्लीट कर लिए 25 मिनट में, 30 मिनट के पहले ही। अब इसको खत्म करते हैं, ठीक है। एडिटोरियल को पढ़ेंगे हम लोग, भारत की खाद्य सुरक्षा पर पुनर्विचार, ठीक है, भारत की खाद्य सुरक्षा पर पुनर्विचार। तो यह लेख जो है 24/4/2026 को द हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित है। इंडियाज फूड सिक्योरिटी इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन द पर्शियन गल्फ। तो यह शीर्षक वाले लेख पर आधारित है। यह लेख भारत के रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन तथा आयातित उर्वरक एवं हाइड्रोकार्बन पर इसकी गहन निर्भरता के मध्य विद्यमान संतुलन का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसके साथ ही यह भू राजनीतिक एवं जलवायु संबंधी व्यवधानों के संदर्भ में भारत के पोषण भविष्य को सुरक्षित करना, डिजिटल अवसंरचना को लेके चक्रीय कृषि विज्ञान तक एक परिवर्तनकारी रोडमैप की रूपरेखा भी प्रस्तुत करता है। तो खाद्य सुरक्षा पे जो आर्टिकल है उसको हम पढ़ेंगे और खाद्य सुरक्षा को लेके क्वेश्चन भी बनता है और पूछा हुआ है। तो एक एडिटोरियल और एक टॉपिक जो है मैगजीन का डेली हम लोग कुल मिला के 30 मिनट में कंप्लीट करेंगे डेली। तो चलिए प्रीलिम्स के लिए PM प्रमाण, एग्री स्टैक 0, PM प्रणाम, एग्री स्टैक 0, बजट, प्राकृतिक खेती, जैव पौधारोपण, नैनो यूरिया, ये सब हो गया। मेंस के लिए अगर बात करें तो भारत में खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम तथा भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रमुख बाधाएं कौन कौन से, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो भारत की खाद्य सुरक्षा की संरचना विरोधाभासी प्रकृति की है, अर्थात विरोधाभासी प्रकृति की है, अर्थात 33 करोड़ टन 2023-24 से अधिक के रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन के बावजूद देश जो है हमारा खाद्यान्न पे अत्यधिक अभी भी निर्भर है, अभी भी आयात करता है। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हेतु, जो खाद्यान्न उत्पादन है उसमें वृद्धि हेतु आवश्यक कच्चे माल DAP का लगभग 56% तथा पोटास की लगभग 100% आवश्यकता जो है वो आयात के माध्यम से ही पूर्ण की जाती है। तो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के लिए जो कच्चा माल है वो आज भी जो है कच्चा माल का लगभग 56% और पोटास तो 100% आयात भारत को करना पड़ता है। कच्चा माल DAP 56% और 100% पोटास, जिसका अधिकांश भाग हॉर्मुज डलडमरू मध्य के माध्यम से आती है। इसके अलावा उर्वरक क्षेत्र आयात बिल 24.3 अरब डॉलर रहा, जो अंतर्निहित कमजोरियों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है। अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत की खाद्य सुरक्षा केवल घरेलू उत्पादन पर निर्भर नहीं है, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं तथा भू राजनीतिक कारकों पर भी व्यापक रूप से निर्भर है।
अब पॉइंट आता है कि भारत ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आखिर क्या कदम उठाए हैं। तो यहाँ तो समस्या हो गया कि देखिए क्या क्या समस्या था, चूंकि भारत आयात बहुत कर रहा है, 56% कर रहा है, और कहाँ से कर रहा है, तो हॉर्मुज जलडमरू मत्स्य, और वहां तो विवाद चल रहा है, जिसकी वजह से भारत का जो है खाद्य सुरक्षा और घरेलू उत्पादन पर निर्भर नहीं है, और वैश्विक जो आपूर्ति श्रृंखला अगर प्रभावित होती है तो उसका भारत पर भी प्रभाव देखने को मिलेगा। तो अब इसके लिए जो है सरकार क्या प्रयास करे या हमें और क्या प्रयास करने की आवश्यकता है। तो पहला है कि जलवायु अनुकूल आनुवंशिकी तथा फसल बायोफर्टिफिकेशन कृषि पे ध्यान देना होगा। तो भारत चूंकि सक्रिय रूप से फसलों का बायोफर्टिफिकेशन कर रहा है, बायोफर्टिफिकेशन अर्थात जलवायु अनुकूल बीज किस्म का प्रसार, कि अगर सूखा है तो सूखा आधारित फसल हो, बाढ़ है तो बाढ़ आधारित। इससे क्या होगा कि अनियमित जो मौसम है, कभी सूखा कभी बाढ़, तो उसका जो है और बढ़ता तापमान है उसके प्रभाव को कम करते हुए उत्पादन अत्यधिक किया जा सके। इसीलिए बायोफोर्टिफिकेशन और जलवायु अनुकूल पे ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा यह आनुवांशिक परिवर्तन एक और मूलभूत पोषण सुरक्षा यह आनुवांशिक जो परिवर्तन है, यह आनुवांशिक परिवर्तन एक और मूलभूत पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करता है, तो वहीं दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन से प्रेरित चरम और स्थिरता के विरुद्ध कृषि उत्पादन को भी स्थिर करता है। तो इसका प्रभाव क्या होगा, तो जलवायु के परिवर्तन का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा कृषि उत्पादन पर। फिर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR ने 2024 में 61 फसलों में 109 उच्च उपज वाले जलवायु प्रतिरोधी किस्में जारी कर चुकी हैं, और यह किससे लड़ेगा, तो सूखा और उष्मा से लड़ेगा। तो ICAR अपना कार्य कर रहा है, ठीक है। इसके फलस्वरूप क्या होगा, तो जलवायु प्रतिरोधी किस्म जैसे गेहूं की कुल बोई गई भूमि के 60% से अधिक क्षेत्र में विस्तार हो चुका है, जिससे हालिया अत्यधिक उष्मा तरंग के बावजूद उत्पादन हानि को कम किया जा सका है। इसके अलावा और क्या सरकार करी है जलवायु अनुकूल कृषि बीज के अलावा, बायोफोर्टिफिकेशन के अलावा, तो एग्री स्टेक के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पे विकास कर रही है। एग्री स्टेक क्या है, तो सटीक कृषि तथा लक्षित ऋण वितरण को सक्षम बनाने के लिए DPI के माध्यम से कृषि प्रशासन में जोर दिया जा रहा है। तो एग्री स्टेक क्या करती है, तो लक्षित कृषि करती है, अर्थात कोई वेस्टेज नहीं होता है, जितना चाहिए जहां पर टारगेटेड दवाई हो, पानी हो, ये सब चीजें करती है। तो डेटा संचालित विधि आई है, AI के माध्यम से डेटा संचालित पारिस्थितिकी तंत्र से क्या हो रही है, तो सूचनात्मक विषमता को न्यूनतम करता है, और सूक्ष्म स्तर पे संसाधन आवंटन का अनुकूलन है, और सब्सिडी में विद्यमान प्रणालीगत क्षति को भी यह कम करता है। एग्री स्टेक पहल क्या है, तो एग्री स्टेक पहल के अंतर्गत लाखों किसानों और डिजिटल ID प्रदान की गई है। किसानों को ID दी गई है ताकि डिजिटल भूमि अभिलेख और जो बुआई डेटा है उन सबको एकीकृत रूप से आकलन किया जा सके। इसके अलावा जो बजट अभी पेश हुआ है उसमें बहुभाषी AI संचालित वॉइस फर्स्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म भारत विस्तार, ठीक है, भारत विस्तार लॉन्च किया गया। इस भारत विस्तार का उद्देश्य क्या था, तो सरकार के डेटा और मानवीय कृषि अनुसंधान परिषद भारतीय ICAR से प्राप्त जो भी वैज्ञानिक इनपुट होगा उसको रियल टाइम स्थान विशिष्ट और कृषि परामर्श आधारित प्रदान किया जाएगा। तो ICAR और भारत विस्तार जो डेटा देगी किसानों के, उन सबको एक जगह एकीकृत करके उचित नियम बनेगा। और क्या कार्य हो रहा है, तो फसल विविधीकरण हो रहा है, बायोफोर्टिफिकेशन हो रही है, एग्री स्टेक के माध्यम से कम किया जा रहा है। भू राजनीतिक जोखिम है उसको कम करने के लिए वैकल्पिक उर्वरक भी दिया जा रहा है, ठीक है।
तो खाद्य सुरक्षा को अस्थिर भू राजनीतिक हाइड्रोकार्बन व्यवधानों से पृथक करने के उद्देश्य से भारत जैव उर्वरक और नैनो तकनीक के विकास को प्रोत्साहित कर रहा है। नैनो तकनीक जैव उर्वरक बहुत ही सस्ता होता है, जैसे नैनो यूरिया ले लेते हैं तो वो और अन्य जो है उर्वरक के कंपनी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। यह रणनीतिक परिवर्तन यह जो रणनीतिक परिवर्तन है एक और क्षीण हो चुके मृदा पारिस्थितिकी तंत्र उसको पुनर्स्थापित करता है और वहीं जो उर्वरक जैसे पोटास पे 100% निर्भरता को कम करता है और राजकोषीय स्वास्थ्य पे भी दबाव डालता है। तो नैनो यूरिया ये सब नैनो तकनीक का विकास हो रहा है उर्वरक वगैरह का। पीएम प्रणाम योजना, ठीक है, पीएम प्रणाम योजना क्या है? तो पीएम प्रणाम योजना के तहत राज्यों को रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी लाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि पीएम प्रणाम योजना के तहत रसायन को कम किया जा सके और पारंपरिक यूरिया के उपयोग में कमी लाके नैनो यूरिया का उपयोग हो सके। पीएम प्रणाम योजना के तहत राज्य उपभोग में कमी लाते हैं, उन्हें सब्सिडी बजट के 50% के समतुल्य अनुदान देते हैं, क्योंकि अभी तक सरकारें जो है यूरिया पे बहुत अनुदान दे रही थी। अगर वो अनुदान कम करती हैं तो ऑटोमेटिक यूरिया का खरीद कम हो जाएगा और नैनो यूरिया को बढ़ावा मिलेगा। और नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के तहत घरेलू विस्तार ने पारंपरिक आयात के लाखों टन को प्रतिस्थापित कर दिया है और इसे विदेशी मुद्रा भंडार में भी अरबों रुपए की बचत होगी। और क्या कार्य हो रहा है खाद्य सुरक्षा के लिए? तो और हो रहा है जैसे कि विकेंद्रीकृत सहकारी भंडार नेटवर्क, फसल कटाई उपरांत संरचनात्मक कमजोरियों अर्थात कि इसको इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो कृषि विपणन पे जोर दिया जा रहा है। अर्थात जब फसल तैयार हो जाती है तो उसको मार्केट तक सही से पहुंच नहीं होता है या किसानों को लाभ नहीं मिलता है। तो भारतीय स्थानीय सहकारी समितियां जो चल रही हैं उसको संचालित विश्व का सबसे बड़ा विकेंद्रीकृत अनाज भंडार नेटवर्क विकसित कर रहा है ताकि ऐसे सही से जो है कटाई के बाद फसल का निपटान है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। यह अवसंरचनात्मक सुधार संकट ग्रस्त बिक्री को रोकने, परिवहन जनित जो बर्बादी होती है उसको कम करेगा, परिवहन संबंधित बर्बादी को कम करेगा। जो अवसंरचनात्मक सुधार है वो वृद्धि होगा, उत्पादन जहाँ केंद्र है उनके समीप भंडारण भी सुनिश्चित होगा ताकि स्थानीय खाद्य संप्रभुता सुदृढ़ हो सके। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना का सक्रिय क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। सबसे बड़ा भंडार, ठीक है, इसका लक्ष्य है 700 लाख मीट्रिक टन एलएमटी की स्थानीय भंडारण क्षमता स्थापित करना ताकि किसानों के जो उत्पाद है उसको सही से रखा जा सके। अगर प्रयोगशाला क्षेत्र में बात करें तो स्थानीय भंडारण मॉडल ने पहले ही फसल कटाई उपरांत हानि को कम किया है, जैसे बालाघाट मध्य प्रदेश और गोदाम रसीद वित्त पोषण के माध्यम से किसानों को प्राप्त मूल्य में वृद्धि सुनिश्चित की है। ठीक है, इसके हम लोग बस कीवर्ड देख लेते हैं, ठीक है, इसका ज्यादा नहीं। जल स्थिरता हेतु सटीक सूक्ष्म सिंचाई। तो जल स्थिरता के लिए सूक्ष्म सिंचाई में क्या होगा? तो भूजल क्षरण को बढ़ावा देना, प्रति बूंद अधिक फसल सुनिश्चित करना, सटीक जल प्रबंधन तंत्र, सब्सिडी पे ध्यान देना। इसके अलावा भारत के जल संकट कृषि क्षेत्र में दीर्घकालिक उत्पादकता को बढ़ाए रहना, मांग पक्षीय जल प्रबंधन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY, सूक्ष्म सिंचाई कोष, हेक्टेयर भूमि ड्रिप स्प्रिंकलर, ये सब इनका उपयोग करके 30 से 40% तक की कमी की गई है। तो फिर है खाद्य प्रसंस्करण विस्तार। खाद्य प्रसंस्करण विस्तार के माध्यम से मूल्यवर्धन होगा, कृषि अर्थव्यवस्था कच्चे उत्पादन में वृद्धि होगी, प्रसंस्करण क्षमता का विस्तार होगा जिसके कारण जो वस्तुएं आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं कम होंगी। खाद्य प्रसंस्करण हेतु 10,900 करोड़ के उत्पादन प्रोत्साहन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना को कोल्ड चेन और प्रसंस्करण और संरचना में निजी निवेश को आकर्षित करेगा। PLI योजना को, ठीक है, भारत की बढ़ती वैश्विक उपस्थिति इस तथ्य से परिलक्षित होता है। जलवायु अनुकूल पैरामीट्रिक फसल बीमा
इस पे भी जोर दिया जा रहा है, जिसके तहत ड्रोन आधारित उपज आकलन, उन्नत उपग्रह इमेजरी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, असामयिक मौसम आपदा, ग्रामीण खपत को स्थिर करना, ये सब चीजें। भारत में खाद्य सुरक्षा को बाधित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो वही जलवायु है, जलवायु परिवर्तन है, चरम मौसमी अनियमितताएं हैं, बुआई चक्र में परिवर्तन है, जलवायु जनित अस्थिरता है, पूर्व अनुमानित खाद्य खरीद है कि पहले से ही खरीद के लोग रख लेते हैं, तापमान और ये सब गेहूं के पैदावार को प्रभावित किया है, भू राजनीतिक उर्वरता निर्भरता भी शामिल है, जैसे पश्चिम एशिया में संकट है तो वहां पर आपूर्ति श्रृंखला बाधित है, आयातित मुद्रा स्फीति से कृषि लागत में प्रत्यक्ष वृद्धि हो रही है, अमेरिका ईरान तनाव ने भी किया है हरमुज जलडमरू मध्य से, तो इससे अमोनिया का 80% से अधिक भाग जोखिम में पड़ सकता है, प्राकृतिक गैस की सीमित उपलब्धता के कारण यूरिया उत्पादन में भी कमी आई है। ठीक है, फिर है भूजल का भीषण ह्रास हुआ है, जल गहन फसल से, असंतुलित खरीद नीतियों से, अस्थिर जल दोहन से, उपग्रह जल विज्ञान आंकड़ों के माध्यम से, फिर जल शक्ति मंत्रालय के आकलन से सब कमी हुआ है, कटाई पश्चात लॉजिस्टिक संबंधी कमियां, तो जो फसल की कटाई के बाद कोल्ड चेन बुनियादी ढांचा में परिवर्तन हुआ है, लॉजिस्टिक और तीव्र वृद्धि, इसके अलावा भू स्वामित्व और अत्यधिक विखंडन है जो पीढ़ीगत आ रही है, भूमि कृषि की खेती जोत जो है बहुत कम है, कृषि जनगणना के अनुसार 86% से अधिक किसान लघु और सीमांत श्रेणी के, सोचिए 86% किसान लघु और सीमांत, 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि है उनके पास, तो कहाँ से बड़े व्यापारी फसल होंगे। प्रतिक्रियात्मक एवं प्रतिबद्धात्मक व्यापार नीतियां शामिल हैं, मृदा क्षरण और पारिस्थितिकी पतन भी शामिल है, मृदा क्षरण पारिस्थितिकी पतन, मृदा जैविक कार्बन सूक्ष्म जीवी पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित है, ये सब चीजें हैं। फिर पोषण असंतुलन और प्रच्छन्न भूखमरी है, एमएसपी जो है और पीडीएस जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, और ये सब कैलोरी प्रधान अनाज, तो ये सब असंतुलित है, नीतिगत प्रोत्साहन की कमी है, एकल फसल प्रणाली का वर्चस्व बढ़ता है, गेहूं चावल पीडीएस आवंटन प्रमुख हिस्सा है, खाद्य सुरक्षा बना पोषण सुरक्षा, तो यहाँ पे खाद्य सुरक्षा, यहाँ पे पोषण सुरक्षा। तो खाद्य सुरक्षा क्या है? भूखमरी को रोकेगा, उपलब्धता सुलभता वहनीयता देगा। पोषण सुरक्षा क्या करेगा? अवशोषण और जैविक उपयोग को बढ़ावा देगा। खाद्य सुरक्षा में मात्रा और कैलोरी पे ध्यान दिया गया है, जबकि पोषण सुरक्षा में गुणवत्ता और विविधता, प्रोटीन, जिंक, आयोडीन, इस सब पे। खाद्य सुरक्षा संकीर्ण कृषि एवं आर्थिक है, जबकि पोषण सुरक्षा व्यापक है। ठीक है, इसमें पीडीएस और एमएसपी पे जोर दिया जाता है। इसमें जो है स्वच्छता, मातृ स्वास्थ्य, शिशु, इस सब पे ध्यान होता है। इसका यह भूखमरी को कैलोरी की तीव्र कमी को शारीरिक भोजन की कमी के रूप में प्रकट होता है, जबकि यह बीमारी, एनीमिया, बौनापन, दुर्बलता, कमजोर प्रतिरक्षा इस सब में होता है। जो है खाद्य सुरक्षा एमएसपी और अनाज वितरण पीडीएस पे आधारित है, और यह जो है फसलों का जैविक संवर्धन, मध्याह्न भोजन, मिड डे मील, स्वच्छ भारत, इन सब पे आधारित है। भारत में खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए कौन से उपाय आवश्यक है? तो अब यहाँ पे उपाय का बात किया गया है। अच्छा, ये खत्म ही है, तो चलिए उपाय का हम लोग कीवर्ड देख लेते हैं। तो उपाय की अगर बात करें तो विकेंद्रीकृत जैव इनपुट ग्रिड, चक्रीय कृषि विज्ञान पे ध्यान देना, एकीकृत डिजिटल मृदा स्वास्थ्य निगरानी और परिशुद्ध मात्रा निर्धारण का बात करता है। एग्रीस्टेक फ्रेमवर्क, IoT उपकरण का उपयोग होता है। जलवायु स्मार्ट पैरामीट्रिक बीमा और पूर्वानुमात्मक फिनटेक का बात होता है। आहार विविधता के लिए बहुस्तरीय न्यूट्रीशेड योजना पे फोकस किया गया है। न्यूट्रीशेड मतलब न्यूट्रिशन को बढ़ावा देना। ऊर्जा केंद्र के रूप में एकीकृत किसान उत्पादक संगठन FPO पर ध्यान बात किया गया है। सामुदायिक नेतृत्व वाले जल भृत मानचित्रण के माध्यम से जल शासन, लचीले शहरी और अर्ध शहरी खाद्य सुरक्षा समूह Tier 1 और Tier 2। तो Tier 1 लचीले शहरी और अर्ध शहरी Tier 2। ठीक है, लघु खाद्य सुरक्षा, फिर रणनीतिक संप्रभु, पोटास और फास्फेट का भंडार करना होगा। तो ये सारी चीजें उपाय से हम लोग खाद्य सुरक्षा निर्भरता को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोनों हम लोग का खत्म हो गया टॉपिक। एक आर्टिकल डेली पढ़ लेना है और एक जो है मैगजीन से टॉपिक कंप्लीट कर लेना है। तो इतना काफी होगा करंट के लिए। ठीक है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पीटी में भी काम देगा। चलिए अब लोग मिलते हैं हम लोग कल। इस टॉपिक को डेली कंटिन्यू करेंगे, कुछ भी हो जाए ये कंप्लीट टॉपिक रहेगा ही, डेली होगा।